कितनी सजगता के साथ भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो इस देश में एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जो अपोजिशन बहुत बार बार हैमर करता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि भाई बेरोजगारी को दूर करने के लिए जितना मुस्तैदी से प्रयास किया जाना चाहिए उतना मुस्तैदी से प्रयास नहीं किया जा रहा है। जबकि बजट से लेकर के, कौशल विकास की योजनाओं से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर के, एमएसएमई से लेके हर जगह सरकार और 80 करोड़ लोगों को रोज का खाना देने से लेकर के हर तरह की व्यवस्थाएं तो कर रही है, लोगों को दिख भी रहा है। लेकिन ये एक मुद्दे पर लगातार सरकार को कॉर्नर करने की कोशिश की जाती रही है। देखिए, जो आपने बात कही, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर सवाल का जवाब सरकार पूरी तथ्यात्मकता के साथ, दृढ़ता के साथ दे रही है। पर जिनका उद्देश्य सवाल नहीं हो, जिनका उद्देश्य सिर्फ बवाल हो, और उनका बवाल हमेशा पूरे शबाब पे रहता है। चूंकि आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा है विपक्षी दलों में कि कौन कितना ज्यादा निगेटिव कर सकता है। आपने जो बात कही बेरोजगारी का विषय, तो मैं बताना चाहता हूं, बेरोजगारी पे सबसे ऑथेंटिक डाटा होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। यानी जिसमें कोई व्यक्ति एम्प्लॉय बनता है तो वो उसका प्रोविडेंट फंड कटना शुरू होता है और नियोक्ता भी लगाता है उसमें। उस डाटा के हिसाब से देखें तो नवंबर के महीने में 19 लाख से अधिक लोग उसमें ऐड हुए थे। 2014 में जब हम लोग आए उस समय 10 करोड़ के आसपास थे, और 2026 का जो डाटा है उसमें 25 करोड़ ईपीएफओ हैं। यदि इसमें आप ये मान लें कि 1/3 रुक के दोबारा हो गए होंगे, तो भी इसका मतलब 10-11 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं से दोबारा ये चीज शुरू हुई है। परंतु ये बताइए, बिहार में क्या रोजगार को मुद्दा बनाया विपक्ष ने? नहीं, एसआईआर को मुद्दा बनाया। यह दर्शाता है कि मुद्दे वो केवल बाहर बवाल करने के लिए कहते हैं, मुख्य उद्देश्य भारत के अंदर अराजकता पैदा करना है। अब दूसरा आप उदाहरण देखिए, कोई कहे कि साहब आंकड़े पे हमें ऐसा नजर आता, आंकड़े पे हमें वैसा नजर आता है, तो मैंने इसलिए सबसे ऑथेंटिक आंकड़ा बोला। अब बाकी बात छोड़ दीजिए। हमारे अगर एयरपोर्ट्स आज 157 हो गए तो कोई तो बना रहा है। 37 किलोमीटर रोड की सड़क बन रही है तो कोई तो बना रहा है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया रेल रूट्स का, कोई तो बना रहा है। एक्सप्रेस वे से लेके अब आप बताइए, हम सब मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री सैमसंग की, दुनिया की सबसे बड़ी जो वो है, सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग की, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री नोएडा में बनी है, कोई तो बना रहा है। भारत में हमारी सरकार आने से पहले मोबाइल हैंडसेट की 2 फैक्ट्रियां थी, आज 340 हैं। हम सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी हो गए, कोई तो बना रहा है। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बन गए, किसी ने तो बनाया। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना है, किसी ने तो बनाया। मतलब इसमें कोई रोजगार नहीं सृजित हो रहा है। विमान वाहक युद्धपोत बना लिया, कोई तो बना रहा है। एसॉल्ट राइफल्स बनने लगी, ब्रह्मोस मिसाइल बनने लगी। और हम तो साहब उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। एक जमाने में उत्तर प्रदेश की ख्याति यह थी कि यहां कट्टे बना करते थे। अब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस बन के एक्सपोर्ट हो रही है, उसके बाद भी किसी को बदला हुआ नजारा ना दिखाई पड़ रहा हो। तो मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने अपने नजारे में खुद को खुदा मान के बैठ गए हैं, उनको वो नजर नहीं आता है। चश्मा उतारे मोदी विरोध का तो नजारा बदला हुआ दिखाई पड़ेगा। तो उनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि नजरों ने सिखाई इन्हें शोखी भी अदा भी, और नजरों ने बनाया है इन्हें खुद भी खुदा भी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि फिर से पढ़ दीजिए इसको, तेजी से पढ़ दिया आपने। नजरों ने सिखाई इन्हें शोखी भी अदा भी, नजरों ने बनाया है इन्हें खुद भी खुदा भी। जो अपनी नजर में खुद खुदा बन के बैठ गए हैं। मगर कई बार जानते क्या होता है, जो लोग युवा होते हैं और जो 55 वर्षीय युवा होते हैं, वो तो चाह कर भी खुदा को भी नहीं देख पाते हैं। तो उनके लिए मैं दूसरी लाइन कहना चाहूंगा कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। यह विपक्ष के चिर युवा और चिर व्याकुल नेता के लिए है कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। कहां से बच के जाना है, कहां जाना जरूरी है, उसे एहसास करने का सलीका ही नहीं आता। जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। क्या बात है। और अभी आपने देखा हमारे विपक्ष के नेता संजय सिंह जी बोल रहे थे, भाई साहब लड़ाई हो रही है मिडिल ईस्ट में। अच्छा, ऐसा भी नहीं 2 देशों में हो रही, इजराइल और अमेरिका ने
अटैक किया ईरान पे और ईरान ने आधा दर्जन मुस्लिम कंट्रियों पर अटैक कर दिया। तो लड़ाई हो रही सब मुस्लिम देशों के बीच में और हल्ला मच रहा हिंदुस्तान में। मतलब आपने कहावत सुनी होगी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यहां जानते क्या है? बेगानी जंग में गैर मुल्ला दीवाना। जिनका कोई लेना देना नहीं है उनसे वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर मैं ये भी पूछना चाहता हूं, अगर मुसलमानों के प्रति इतनी उनके दिल में हमदर्दी है तो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान में भी तो लड़ाई हो रही है। ये अफगानिस्तान में मारे गए मुसलमानों के लिए दिल में दर्द क्यों नहीं भाई? ये बताइए, अगर मानवता की बात है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई के लिए कुछ नहीं है। लड़ाई तो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में भी हो गई। लड़ाई का जो वातावरण बना हुआ है वो ताइवान और चाइना के बीच में भी बना हुआ है। और सबसे मजे की बात उपेंद्र जी, जब तालिबान की सत्ता आई अफगानिस्तान में तो इंडी गठबंधन के कई नेताओं के सांसदों के ऑन रिकॉर्ड बयान है, तालिबान मेरे दिल में है, तालिबान दीन की खिदमत कर रहा है, तालिबान बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे ही तालिबान ने पाकिस्तान को ठोकना शुरू कर दिया, चुप। उसके बाद किसी इंडी गठबंधन वाले का कोई बयान नहीं, ना उसमें दीन नजर आ रहा है और ना दिल नजर आ रहा है। यह दर्शाता है कि इनका उद्देश्य सिर्फ भारत के विरुद्ध रहने की बात करना है। और मैं लास्ट में एक और बात कहना चाहता हूं, जो लोग ईरान के पूर्व राष्ट्रपति खमैनी जी की हत्या से बहुत उद्वेलित हैं, तो वो तो शिया थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जमाने में कभी शिया समुदाय को जुलूस नहीं निकालने दिया। लखनऊ में, तेहरान के बाहर सबसे ज्यादा आबादी शियाओं की तो लखनऊ में है। 20 साल तक कांग्रेस शासन के बाद मदे साहबा का जुलूस शियाओं का नहीं निकल सकता था, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। जब अटल जी की सरकार बनी तब मदे साहबा का जुलूस लखनऊ में निकलना शुरू हुआ, सौहार्दपूर्ण ढंग से दोनों। और कारगिल में शियाओं को जुलूस नहीं निकालने दिया जाता था। जब मोदी जी की सरकार बनी तो कारगिल में भी शियाओं को जुलूस निकलने का शुरुआत हुई। इसका अर्थ क्या हुआ? बिल्कुल कि सांप्रदायिक सौहार्द हिंदू मुस्लिम नहीं, शिया सुन्नी का भी भाजपा के ही शासनकाल में हो पाता है। एक और सवाल बहुत ही मतलब नेचुरल है, साधारण सा है, सहज सा है और आप उस पर बोलते भी रहे हैं। हम लोग इंदौर में एक सभा में साथ साथ थे, आपने उस पर हल्का सा प्रकाश डाला था कि जो संजय सिंह जी कह रहे थे कि फ्रेंडली एक्सरसाइज के लिए जो सबमरीन आई थी उसको रास्ते में ही मार डाला गया, जबकि वो इंडिया की सीमा से बाहर था, ईरान की सीमा में प्रवेश कर चुका था। और जो होर्मुज़ की जो खाड़ी है वहां पे उसको करीब जब वो प्रवेश ले रहा था तो वहां पे मारा अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल से। तो भारत की जो भूमिका है या भारत का जो सॉफ्ट पावर है, आप क्या मानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में जहां हमारा सबसे गहरा और खतरनाक दुश्मन चाइना है, जिससे हमें हमारे पूर्व के विजनरी लीडरशिप ने भी ये सीख दी कि हमें सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, तो चाइना से रहने की जरूरत है। पाकिस्तान से भी उतना रहने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को तो भारत जब चाहे जैसे चाहे पछाड़ दे सकता है। मन बनाने की जरूरत है लीडरशिप को। और हमने जो है दो बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करी। एक सर्जिकल स्ट्राइक पे उरी मूवी बन के आई, दूसरा जो है पहलगाम की घटना उसके बाद भी हमने किया और सक्सेसफुल ऑपरेशन सिंदूर रहा। तो भारत के सॉफ्ट पावर की आज क्या हैसियत है पूरी दुनिया में और उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? आपका एक प्रिय विषय रहा है, इस पे मैंने बहुत जगह सुना है आपको बोलते हुए। देखिए, वर्तमान परिदृश्य है जो सॉफ्ट पावर के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है कि वर्तमान परिदृश्य का विपक्ष वाले को तो बिल्कुल समझ में आ ही नहीं सकता है। देखिए, आज ये लड़ाई शुरू कैसे हुई? ये अक्टूबर 2023 में शुरू हुई मिडिल ईस्ट की लड़ाई। क्यों शुरू हुई? जैसे ही ये तय हो गया कि भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा और जिसमें इजराइल भी शामिल हुआ और यूएई मुस्लिम देश बना जिसने कि इजराइल को मान्यता दी। वैसे इजिप्ट पहले दे चुका है कैंप डेविड अकॉर्ड में 1978 में, और सऊदी अरब मान्यता देने जा रहा था। यह इस्लामिक वर्ल्ड की आपस की लड़ाई थी। एक ध्रुव है सऊदी अरब, दूसरा है ईरान। वर्तमान समय में चूंकि ईरान पे प्रतिबंध थे तो उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तो उन्हें लगा कि जो सऊदी अरब यूएई वाली एक्सेस है
इनके पास वैसे ही आर्थिक स्थिति अच्छी है और तेल का खेल 10-15 साल में समाप्त होने वाला है। ये अपने को फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के एक सेंटर के रूप में डेवलप कर रहे हैं। उसे रोकने के लिए ईरान ने एक कमजोर नस दबाई, क्या था? इजराइल पर अटैक, ताकि यहूदियों का विषय आएगा तो कोई भी मुस्लिम देश पक्ष नहीं ले पाएगा। मगर आप याद करिए, इजराइल पे हमास के अटैक के बाद 1 महीने तक न यूएई का कोई बयान आया था, न सऊदी अरब का, न जॉर्डन का। उसके बाद क्या हुआ? इन पूरे 2 ग्रुपों के बीच की आपसी लड़ाई अब बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही है। यानी क्लियर कट के इस्लामिक वर्ल्ड की आपसी लड़ाई थी। आप देखिए, आज ही कतर ने बयान दिया है, बहुत आपत्तिजनक। उन्होंने सीधे आलोचना की है ईरान के बारे में और बहुत नकारात्मक बयान दिया है। सऊदी अरब ने ईरान को वार्निंग दी है। ईरान ने यह कहा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, फिर भी बम गिर रहे हैं। टर्की और अजरबैजान पर भी गिरा। विधिवत मुस्लिम देशों की आपस की लड़ाई, और हम उसको अपने ऊपर ले रहे हैं। और दूसरा एंगल समझिए, चाइना का जो विषय आपने कहा, यह अमेरिका ने क्यों अटैक किया ईरान पे? उसका कारण जानते क्या है? चाइना ने बाह मरोड़ी अमेरिका की क्रिटिकल मिनरल पे, तो अमेरिका दब गया उसमें। मगर फिर अमेरिका ने सोचा कि अब चाइना को कहां हम आर्म ट्विस्ट कर सकते हैं। तो चाइना की जो मैक्सिमम क्रूड ऑयल सप्लाई आती थी वो 2 देशों से आती थी, वेनेजुला और ईरान। तो उसने वेनेजुला को ब्लॉक किया, अब ईरान को ब्लॉक किया। अब क्रूड ऑयल सप्लाई को लेकर उसने एक प्रकार से चाइना को बहुत कंप्रेस सिचुएशन में, एक बड़े टाइट कॉर्नर में डाल दिया है। अब चाइना के सामने 2 ही ऑप्शन है, या तो मिडिल ईस्ट के उन देशों से क्रूड ऑयल ले जो अमेरिकी प्रभाव के हैं, बिल्कुल, या फिर रूस से ले। अब रूस की स्थिति इसमें अच्छी हो गई। अब बताइए, ये महाराज जो बोल रहे थे विपक्ष वाले कि अमेरिका ने परमिशन दी रूस से लेने की, रूस से हम आज भी तेल खरीद रहे हैं और 10 लाख बैरल खरीद रहे हैं अभी भी। और ये जानते क्या हुआ? रूस को क्यों? परमिशन की बात नहीं है। ये 2, जैसे मान लीजिए 2 दुकानदार हैं, एक कहे जी उससे खरीदोगे तो हम नहीं तुमसे खरीदेंगे, ठीक? हम करें हम तो उससे खरीदेंगे, तो कह रहा अच्छा ठीक है खरीद लो, फिर भी हम तुमको देंगे। तो ये तो हमारी विजय है, मगर उसमें उनको समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी आप एक और बात समझिए, रूस से भारत खरीदेगा और अमेरिका को इस पे आपत्ति नहीं है, इसलिए कि रूस होलसेल सप्लाई चाइना को ना करने लगे। मुझे लगता है शायद भारत का सर्वाधिक विदेश भ्रमण करने वाले नेता को विदेश नीति की इन बारीकियों को समझ में नहीं आता है, इसी कारण से उनके सामने यह समस्या होती है। अब जो आपने सॉफ्ट पावर वाली बात कही थी जी, मैं इतना ही बताना चाहता हूं। भारत की सॉफ्ट पावर बहुत लंबा विषय हो जाएगा, मगर एक उदाहरण देके, प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने और 2014 में उन्होंने पहली विदेश यात्रा किस देश की? भूटान। दूसरी यात्रा नेपाल। और नेपाल में जब वो पशुपतिनाथ मंदिर से त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला के साथ बाहर निकले, यह दर्शाता था कि भारत का प्रधानमंत्री अब सांस्कृतिक संबंधों को लेकर ग्लानि का अनुभव नहीं करता है, वह गर्व का अनुभव करता है। और जब अमेरिका गए तो आपको ध्यान हो, बैरक ओबामा को उन्होंने क्या भेंट की? गीता। उस पर बड़ा बवाल मचाया था उन्होंने। बिल्कुल। वो गीता किस चीज की प्रतीक थी? वो सॉफ्ट और हार्ड पावर दोनों का प्रतीक है। आप कहेंगे कैसे? अमेरिका की हार्ड पावर का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? एटम बम। एटम बम का जो पहला विस्फोट हुआ 16 जुलाई 1945 को, ट्रिनिटी एक्सप्लोजन, वो जब अमेरिका ने सक्सेसफुली किया तो एटम बम के आविष्कर्ता रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने पहला वाक्य क्या बोला? इसे देखकर मुझे गीता का वह वाक्य याद आता है जिसमें भगवान कहते हैं यदि मैं सृजन हूं तो विध्वंस मैं ही हूं। तो प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका को याद दिलाया, देखो भाई, तुम्हारी ताकत की शुरुआत जहां से होती है उसका स्रोत भारत की ज्ञान परंपरा से निकलता है। ये उन्होंने बैरक ओबामा को देकर बताया। और दूसरा, सिर्फ दूसरा उदाहरण ये, जब भारत ने योग का प्रस्ताव रखा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो 177 देश उसके समर्थक नहीं बने, दे बिकम द सेकंड प्रपोजर, द्वितीय प्रस्तावक बने। यूएन के इतिहास में कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है जो 177 देशों ने सेकंड प्रपोज किया हो, इंक्लूडिंग मोर देन 40 मुस्लिम कंट्रीज। और अब आप सोचिए, जब 177 देशों में बैठा हुआ कोई व्यक्ति योग करता होगा और उसको शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का अनुभव होता होगा, तो भारत की सॉफ्ट पावर से प्रेरित महसूस करता होगा कि नहीं? बगैर किसी को दबाए, बगैर कोई मिसाइल भेजे, बगैर किसी पे आर्थिक प्रतिबंध लगाए, आपने उस देश के विचार पे, उन व्यक्तियों के दिल पर एक कनेक्ट स्थापित किया। यह है भारत की सॉफ्ट पावर।